तो अब देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। ये है परसेंटेज वाला, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा। चलिए, क्या है डेटा? पीवी रेशियो ऑफ डेल्टा। अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है, पहले इससे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करने तो दोनों ही है। बोलो, पीवी रेशियो दिया है 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कितना आएगा? 100 माइनस 50, 50। फिर एमओएस दिया है 40, एमओएस 40 है तो बीईपी परसेंटेज कितना होगा? 60। कंपनी सोल्ड 500 यूनिट्स एट 5 लाख रुपीज, तो सेलिंग प्राइस क्या रही होगी? निकालो। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट्स, तो ये आएगा 1000 पर यूनिट। ये आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पूछा क्या है? पहले पूछा है सर बीईपी बता दो। बीईपी तो हमने ऐसे ही मजाक मस्ती में निकाल लिया, मतलब बस मल्टीप्लाई कर लो ना, या फिक्स कॉस्ट, खैर फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है तो आप डायरेक्टली एमओएस से निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो, पहले क्या आएगा? हम निकालेंगे बीईपी परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस 40, दैट इज 60%। सेल्स दिया हुआ है सर, तो बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू सेल्स दैट इज 5 लैक्स इंटू 60%। बोलो सर, 5 6 30 यानी 3 लैक्स। क्लियर है? ये तो आपका आ जाना चाहिए, यानी 3 लाख आपका बीईपी रहा होगा, और बचा हुआ जो 2 लाख रुपए है वो आपका एमओएस रहा होगा। 5 लैक्स इंटू 40% करोगे तो एमओएस आएगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। चलिए सर, तो ये पहला हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ कि सेल्स इन यूनिट्स क्या होगा इफ यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। अब इसमें आप पहले रुपीज में निकाल के फिर डिवाइड करके भी कर सकते हो, या डायरेक्टली यूनिट्स में भी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यूनिट्स वाला हो सकता है कुछ बच्चों को न जमे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट ठीक है, पहले मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कैसे निकलेगा। बोलो, हमको क्या निकालना है? सेल्स इन यूनिट्स निकालना है। सेल्स इन यूनिट्स 10% ऑन सेल्स है, 10% ऑन सेल्स है, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर 10% तो सेल्स का है, तो मैं डायरेक्टली 10% सेल्स के यूनिट्स का नहीं ले सकता, सेल्स वैल्यू का 10% है। आए ख्याल में? तो कैसे निकालेंगे? बोलो, फॉर्मूला क्या आएगा? सेम, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। अब पीवी रेशो लोगे तो सेल्स रुपीज में आएगा, और अगर पर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां निकाल लो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा सर? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू पीवी रेशो। बोलो, सेलिंग प्राइस कितना है? ऊपर मैंने निकाल के दिया है 1000, 1000 का 50% यानी कि 500, ठीक है। 500 आपका कंट्रीब्यूशन है। बोलो, तो अब मैं निकाल रहा हूं लेट सेल्स इन यूनिट्स बी एक्स, ठीक है। सेल्स इन यूनिट्स बी एक्स, ठीक है। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं सेल्स इन यूनिट्स का। बोलो, इन यूनिट्स का क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। बोलो, क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना है? अच्छा, फिक्स कॉस्ट से दिया नहीं है, पहले फिक्स कॉस्ट निकालो। बोलो, फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? बीईपी के थ्रू निकाल लो। बीईपी निकाला ना ऊपर, एट बीईपी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो पहले आप फिक्स कॉस्ट निकाल लो। यहां निकाल रहा हूं मैं, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू बीईपी मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। सर ये कहां से लाया आपने? पीवी रेशो को ही बीईपी के फॉर्मूले को घुमाया है। बीईपी का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब मेरे को ये निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो, कितना आएगा? 3 लाख पे पीवी रेशो 50%, तो ये आएगा 1,50,000। बोलो, तो 1,50,000 प्लस, ध्यान देना अभी 10% का मतलब क्या है? 0.1, ठीक है। डेसिमल में लिख रहा हूं, 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट कम्स टू 0.1, ठीक है। तो 0.1, अब ये सेल्स का है। सेल्स कैसे आएगा? सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है?
यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब यूनिट को आपने क्या ले लिया x, सेल्स के यूनिट्स को आपने क्या ले लिया x, तो टोटल सेल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है सर, 1000, तो यहां क्या आएगा इंटू 1000x। ध्यान देना है, प्रॉफिट कैसे आएगा, 10% ऑफ सेल्स। सेल्स कैसे निकाला मैंने, x इंटू 1000, x क्या है, यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स x इंटू 1000 पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा, 500। आ रहा है क्या, करो क्रॉस प्रोडक्ट, 500 इंटू एक्स, 500x, 0.1 इंटू 1000, बोलो 0.1 इंटू 1000, एक जीरो बस हटा दो तो ये आएगा 100, ठीक है, 100x, ठीक है, तो 1,50,000 सेम आएगा प्लस 100x। बोलो 100 को इधर लाओ, 500 माइनस 100 400, तो 400x इज इक्वल टू 1,50,000, तो x इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 400, दैट कम्स टू 375 यूनिट्स। तो ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर है 375 यूनिट्स, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चों को हजम नहीं होगा कि सर ये कैसे लिया, ये क्या लिया, सर कर क्या रहे हो यार, आप कर क्या रहे हो, सबको क्या सीए समझ रहे हो क्या, ठीक है। तो ये बस जो है ना, ये जो मैंने किया है ये काफी लोगों को नहीं जमता, तो बस आप क्या कर सकते हो सर, क्या कर सकते हो, तो आप दूसरा आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप ज्यादा लगती है। बोलो क्या आएगा, अगर मैं लूं कि सेल्स को x लो, सेल वैल्यू को अगर मैं x लूं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू सेम कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस, अब बोलो प्रॉफिट कितना आएगा, 10% ऑफ सेल ही x है, तो बस 0.1x आ जाएगा, सीधे सीधे 0.1x आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या है, 0.5, यानी कि 50% को मैं क्या लिख रहा हूं, 0.5, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट 0.5x इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 0.1x, बोलो 0.1 को इधर लाओ, 0.5 माइनस 0.1, 0.4x इज इक्वल टू 1,50,000, तो x इज इक्वल टू सेम 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.4, तो वो आएगा 3,75,000, ठीक है। तो यहां तक आप पहुंच जाओगे। फिर 1,000 ये तो मैंने आपको बता दिया, काफी लोग 1,000 ही निकालते नहीं है कि 5 लाख टोटल वैल्यू है, 500 यूनिट्स बेच के आई है, तो पर यूनिट क्या सेलिंग प्राइस रही होगी, 1,000, ठीक है। तो यहां अब मैं यूनिट्स निकाल रहा हूं, यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो सेल्स वैल्यू है 3,75,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है 1,000, तो ये भी कितना आएगा, 375 यूनिट्स। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बस ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको क्लिक हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वो आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था सर वो डिजायर्ड सेल जिसमें इक्वेशन बनाना पड़ता है, ये वही है, ये वही है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, पेपर्स मैंने देखे हैं ओल्ड और न्यू में, अभी तक ये मेरे हिसाब से आया नहीं है। डिजायर्ड सेल आया है लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो रुपीज में दिया रहता है, इक्वेशन बनाने वाला अभी तक नहीं आया है। तो सर ये क्वेश्चन आपने कहां से लाया, ये सीए की बुक का है, ठीक है। तो काफी बच्चे क्वेश्चंस तो ऐसे बात करते हैं कि शायद सर को पता ही नहीं चलेगा, इनको क्या ही पता चलेगा। अरे मैं सीए ही हूं भाई, क्वेश्चन देख के बता सकता हूं कि सीए का है कि सीएस का है, इनको क्या ही पता चलेगा, बेवकूफ बनाते हैं। नहीं नहीं सर ये तो पास में आ चुका है, अरे भाई 8 साल से पढ़ा रहा हूं, यू कैन नॉट फूल मी, तो मैं देख के बता रहा हूं। और मुझे सीए में है ये कैसे पता चला, अरे भाई मेरा नाम भूल मत जाना, सीए अमित तलडा है और इंटर में तो ऑल इंडिया रैंक है मेरा, तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये मेरे को क्लिक हो जाता है कि ये सीए बुक का है, 8 मार्क का, क्योंकि हमको आता था, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं सर, इसमें एक और मैंने मस्त क्वेश्चन आपके लिए ढूंढा है, आया नहीं है, ठीक है, ये सब आया नहीं है, तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो छोड़ सकते हैं, ये आप स्किप कर सकते हो अगर आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो, जबरदस्ती नहीं है, ये कुछ लोगों को जो इच्छा होती है जिनकी ये सब करने की, ये उनके लिए है, ठीक है। अब एक और हम देखते हैं, ये वाला एक नया हम पढ़ने वाले हैं,
ये अब हम नया वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बोलो, कंपनी प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 15, बोलो सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा 20 माइनस 15 दैट इज 5। पीवी रेशो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 20 यानी वही 25% आ रहा है क्या, 5 डिवाइडेड बाय 20 1/4 है तो 25% आएगा। बोलो, और फिक्स्ड ओवरहेड यानी कि फिक्स कॉस्ट दी हुई है 6,30,000, बोलो क्या होगा। बीईपी वगैरह तो आप आसानी से निकाल सकते हो पर वो पूछा नहीं है, पूछा क्या है कैलकुलेट द सेल्स वैल्यू, वैल्यू पूछी है। तो एक मैंने यूनिट्स का भी दे दिया आपको क्वेश्चन, एक वैल्यू वाला भी दे दिया, ठीक है, दोनों मैंने बता दिए। बोलो सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल, अब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में जो बताया वही यहां पे करना है। बोलो क्या होगा, लेट सेल वैल्यू बी, लेट सेल वैल्यू बी एक्स, तो इक्वेशन क्या होगा एक्स इज इक्वल टू, बोलो सेल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो, पीवी रेशो आएगा क्योंकि सेल्स वैल्यू है, तो कंट्रीब्यूशन को ही स्प्लिट करना है सर, कंट्रीब्यूशन को क्या स्प्लिट करना है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितना है दिया हुआ है 6,30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है 0.1x, 0.1 क्या है 10%, x क्या है सेल, सेल का 10% है, तो 0.1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशो पहले निकाल लिया 25% यानी कि 0.25, 25 डिवाइडेड बाय 100 तो डेसिमल में क्या आएगा 0.25। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो 0.25x इज इक्वल टू 6,30,000 प्लस 0.1x, 0.1 को उधर भेजो, 0.25 माइनस 0.1 तो ये आएगा 0.15x इज इक्वल टू 6,30,000, तो x इज इक्वल टू 6,30,000 डिवाइडेड बाय 0.15 इज इक्वल टू 42 lakhs, 42 lakhs, 42 lakhs आया क्या। अब सर ये सही है कि नहीं कैसे पता करें, निकाल के देखो, 42 लाख को सेल मान लो, निकालो 42 लाख इंटू 25%, तो ये आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आ गया 10,50,000 आ रहा है आपका भी 10,50,000, ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जो कि कितनी है माइनस 6,30,000, तो आपका आंसर आएगा 4,20,000, निकाल लो परसेंटेज, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख वो आएगा 10%। क्रॉस चेक कर सकते हैं, हर चीज क्रॉस चेक की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर आ गया पहला। अब सेकंड ध्यान दो, अब ये नई चीज है अपन ने नहीं पढ़ी है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग डाउन बीपी टू 1,20,000, टू लिखा है बाय नहीं है, टू ब्रिंग डाउन बीपी टू 1,20,000 कि बीपी अगर मुझे 1,20,000 यूनिट्स रखनी है तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, आए ख्याल में। अभी बीपी क्या है ये भी आप निकाल सकते हो, बीपी का फॉर्मूला बताओ सर, बीपी क्या है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स में ना, यूनिट्स में, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया ऊपर। बोलो फिक्स कॉस्ट है 6,30,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन है 5 रुपीज, तो आएगा 1,26,000। तो अभी आपका जो सेलिंग प्राइस है 20, वेरिएबल कॉस्ट है 15, ये जो भी आपका स्ट्रक्चर है इससे आपका बीपी कितना है 1,26,000। अब आपको 1,26,000 से घटाना है 1,20,000 पे, तो ये कैसे घटेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन मतलब बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है, तो ये कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस आपको बढ़ानी पड़ेगी। वही सेलिंग प्राइस आपको पूछी है कि मैं कितनी सेलिंग प्राइस रखूं कि मेरा बीपी 1,26,000 से घट के 1,20,000 आ जाए, समझ में आया। चलिए तो करना क्या है, ये तो सब अच्छा है, करना क्या है, बीपी का फॉर्मूला लगाना है। चलो बोलो बीपी इज इक्वल टू यूनिट्स वाला, बीपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। ध्यान दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब यहां पे सर 5 रुपीज पर यूनिट मत ले लेना, मतलब थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि अगर आप यहां पे 5 ले लोगे तो बीपी तो करंट वाली आ जाएगी ना, 1,26,000 यूनिट्स आ जाएगा। हमको यहां दिया हुआ है कि 1,20,000 बीपी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन कुछ अलग आएगा, और कंट्रीब्यूशन अलग की वजह से सेलिंग प्राइस अलग आएगी। तो इसी इक्वेशन को मैं घुमा रहा हूं, ध्यान दो, ये सीए लेवल का है, सीएस में ऐसा नहीं आता, पर आप पढ़ के जाओ अगर आप अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट सॉरी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
तो यहां ध्यान देना है कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट अनलेस अदरवाइज टोल्ड। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट ही होंगी। जो 15 रुपए आपको लग रहा है वो 15 रुपए ही होगा। तो सर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा कैसे? कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो बीईपी घटेगा। लॉजिक आपको पता होगा। बीईपी को घटाना है तो फिक्स कॉस्ट जल्दी रिकवर करना है। फिक्स कॉस्ट जल्दी कैसे रिकवर होगी? कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा? अगर वेरिएबल कॉस्ट सेम होगी तो सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। आ रहा है कुछ समझ में लॉजिक? ठीक है, चलिए। तो बीईपी आपको दिया है 1,20,000 यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है 6,30,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस तो आपको निकालनी है और वेरिएबल कॉस्ट आप कांस्टेंट मान रहे हो 15 रुपीज। क्रॉस प्रोडक्ट 1,20,000 सेलिंग प्राइस माइनस 1,20,000 इंटू 15 तो ये आएगा 18 लाख। 18 लैक्स इज इक्वल टू ये वहीं के वहीं रहेगा 6,30,000। बोलो उसको उधर भेजो। 18 लाख उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 630 प्लस 18 तो वो आएगा 24,30,000। 1,20,000 एसपी है तो 1,20,000 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। उस साइड भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यहां क्या आएगा? 24,30,000 जो कि मैंने क्या किया 6,30,000 में 18 लाख ऐड कर दिए डिवाइडेड बाय 1,20,000 तो ये आएगा 20.25 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस क्या होगी? 20.25। ठीक है, अभी 20 है तो अगर आप 25 पैसे से उसको बढ़ा दोगे 20 से बढ़ा के 20.25 कर दोगे तो आपका बीपी 1,26,000 से घट के 1,20,000 पे आ जाएगा। आए ख्याल में? अब आ जाओ आईआरआर। अब आ जाओ आईआरआर। आईआरआर में भी पहले मैं इजी वाला सॉल्व करता हूं। एक प्लेन, ये आपके मॉड्यूल का है। ठीक है, प्लेन क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। अब आईआरआर का मतलब क्या है? वो डिस्काउंटिंग रेट जिस पे एनपीवी 0 है। एनपीवी 0 कब आती है? जब डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। बराबर? तो जब sum of discounted cash inflow is equal to sum of discounted cash outflow, then the NPV will be 0, and that rate which is used for discounting at that time, that discounting rate is called as IRR, internal rate of return. क्लियर है? तो ये उल्टा है, यहां रेट दिया ही नहीं है। समझो बात को। एनपीवी में आप क्या करते थे? रेट लेके डिस्काउंटिंग करते थे। अरे यहां रेट ही तो निकालना है, यहां रेट ही निकालना है। ठीक है, तो यहां जो मेथड यूज होती है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, और ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद इंटरपोलेशन यूज होता है। ठीक है, तो ये काफी लेंदी मेथड है, इसीलिए काफी टफ भी लगती है काफी बच्चों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटले ऑफ 10 लाख रुपीज। 10 लाख का आउटले है, दिया हुआ है, रिजल्टिंग इन एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 2,50,000 फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ है 6 ईयर्स और एनुअल इनफ्लो यानी एन्युटी है, ये हर साल 2.5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। अज्यूम द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0। दिया हुआ है कि सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है। 10 लाख रुपए जो आप लगा रहे हो इसमें से कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी मिलेगा नहीं। 6 साल के बाद इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है? डिटरमाइन द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें रेट ही नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सीधे इनफ्लो दिया है हर साल का और सीधे 0 डेट पे आउटफ्लो दिया है और लाइफ दिया है। बताओ आईआरआर क्या है? ऐसा क्वेश्चन ही आएगा। तो बोलो क्या करेंगे इसमें? इसमें पहले आप कुछ जजमेंट लेना पड़ता है कि आपका जो रेट है वो किसके बीच में आएगा। एक रेंज ढूंढनी पड़ती है ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें एक नॉर्मल मतलब अंदाजा लगाने के लिए रहता है कि कैश आउटले डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, और ये जो फैक्टर आएगा ये एन्युटी फैक्टर रहता है। तो आपको क्या रेट का एन्युटी फैक्टर इसके आसपास है वो देखना होता है। तो वो आपको एक रेंज मिल जाती है और उसके हिसाब से आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दो। तो यहां पे कैश आउटफ्लो है मेरा 10 लाख रुपए और यहां पे इत्तेफाक से आपको डायरेक्ट 2.5 लाख एन्युटी ही दी है, हर साल कांस्टेंट अमाउंट ही मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो सबको ऐड करके डिवाइड करके एवरेज निकालना पड़ता है, जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा अलग से। यहां तो 2.5 लाख डायरेक्ट दिया ही है, कांस्टेंट है, हर साल सेम ही आ रहा है। बोलो तो 10 लाख
डिवाइडेड बाय 2,50,000 तो 4 आएगा। अब ये 4 का मतलब क्या है, ये एन्युटी फैक्टर है कि जो भी डिस्काउंटिंग रेट का 6 इयर्स के लिए एन्युटी फैक्टर 4 होगा, लगभग उसके आसपास अपना एक्चुअल आईआरआर होगा। तो आपको ऐसे अलग अलग आईआरआर मतलब एन्युटी फैक्टर दिए होंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 6 इयर्स आपको दिए होंगे, इससे आपको रेंज पता चलेगी। ठीक है, तो मेरा रेंज आएगा ये, इसके बीच में देखो 4 आ रहा है, इन दोनों के बीच में मेरा 4 का आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर बोलो, तो अब मैं क्या करूंगा, एक 12 के हिसाब से मैं डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालूंगा और एक 13 के हिसाब से निकाल के मैं एनपीवी निकालूंगा, और एक पॉजिटिव एनपीवी आएगी और एक नेगेटिव एनपीवी आएगी, और फिर मुझे इंटरपोलेशन से जहां 0 एनपीवी आ रही है वो वाला मुझे आईआरआर लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना लेंदी वो होता है, पर जैसे से आपकी स्पीड बढ़ती है, कैलकुलेटर आप फास्ट चलाने लग जाते हो, तो आपको इतना लेंदी ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो मुझे रेंज मिल गई। पहले मैं स्टार्ट करता हूं, चलो 12%। बोलो, सीधे एन्युटी फैक्टर लेना है क्योंकि एन्युटी दिया हुआ है। बोलो, तो 2.5 लाख इंटू 12% का एन्युटी फैक्टर, बोलो कितना आएगा। तो ये आ गया 10,27,750। तो यहां माइनस कर लो आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो है 10 लाख, तो एनपीवी आएगी पॉजिटिव 27,750। ठीक है, और फिर 13% ले लो, तो 2,50,000 इंटू 3.997, तो ये आएगा 9,99,250। ठीक है, और यहां पे आप एनपीवी आपका आएगा 0, अपना नेगेटिव आएगा। बोलो 750 नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही आना चाहिए, एक रेट से पॉजिटिव एनपीवी आनी चाहिए, एक रेट से नेगेटिव आनी चाहिए, और फिर जहां 0 आ रही है वो आपको निकालना है। तो एक रेंज के तहत अगर आपको बीच का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इंटरपोलेशन, ये अपन पे बैक पीरियड में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेम है। बोलो, अब यहां पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहां मैथमेटिक्स थोड़ा संभाल के बोलो। रेंज क्या है, एक है नेगेटिव 750, एक है पॉजिटिव 27,750, और हमको क्या चाहिए 0, तो वो कहीं इस साइड होगा, यहां 0, और ये है आपका 12% और ये है आपका 13%। तो परसेंटेज में मेरा रेंज कितना है 1%, और अमाउंट में अब जब आप निकालोगे तो दोनों को ऐड करना, एक उल्टे साइड है और एक उल्टे साइड है, याद आ रहा है, वो एक्सेस वगैरह पढ़ते थे ना आप, 0 इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो दोनों अलग अलग हैं, अपार्ट हैं, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी दूरी है दोनों में, 27,750 प्लस 750, ध्यान दो, यानी टोटल रेंज जो है वो है 28,500। ठीक है, मैथमेटिक्स से भाई समझो बात को। ठीक है, ये 0 है तो 27,750 तो इतना ही है, और उल्टे साइड जाना है, उल्टा साइड है ना, रॉन्ग साइड, तो उल्टे साइड और 750 जाना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 28,500 अमाउंट में। बोलो, फॉर्मूला इंटरपोलेशन का आपको पता ही है। बोलो, कहां तक पहुंच चुके हैं, 12%, 12% तक हम पहुंच चुके हैं, प्लस कितना आगे जाना है, बोलो 27 से लेके यहां 0 तक जाना है। ठीक है, ये अपना डिस्टेंस है जो हमको ट्रैवल करना है। ठीक है, तो 27,750 माइनस 0 मतलब वही इतना डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय फुल रेंज कितनी है, तो दोनों को ऐड करना होता है, यहां पे साइन आपको इग्नोर करनी होती है और दोनों को ऐड करना होता है, तो टोटल रेंज है अमाउंट में 28,500। तो ये अमाउंट में आपका प्रपोर्शन आ जाएगा, और यही प्रपोर्शन जो अमाउंट में यहां पे आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज की रेंज से। परसेंटेज की रेंज कितनी है 1%, तो परसेंटेज पे अप्लाई करके प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज को आप निकालोगे। ठीक है, बोलो तो कितना आएगा, ये आएगा 12% प्लस, बोलो 27,750 डिवाइडेड बाय 28,500, तो प्रपोर्शन जो आता है वो है 0.97, और अब इंटू 1 करोगे तो वही आएगा ना, तो ये परसेंटेज में आएगा डायरेक्ट 0.97%, तो ये आएगा 12.97%। तो ये आपका आईआरआर होगा, जहां पे आपका एनपीवी क्या आएगा नेगेटिव, जहां पे आपका एनपीवी आएगा नेगेटिव। आ रहा है, ठीक है, 12.97, एक आध राउंड ऑफ हल्का सा फर्क आ सकता है। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान देना है, एक जो मैंने आपको ये बताया ये आपको लिख लेना है,
जितना भी कैश आउटफ्लो है उसको एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करना है, तो जो नंबर आएगा वो उसको ढूंढना कहाँ है, एन्युटी फैक्टर में। तो एन्युटी फैक्टर की रेंज आपको वहां से मिल जाएंगी। और एन्युटी फैक्टर सर कहाँ होंगे, क्वेश्चन में दिए रहते हैं अलग अलग रेट्स पे, 4-5 रेट्स पे आपको एन्युटी फैक्टर दिए होते हैं। आपका ये वाला एन्युटी फैक्टर क्या रेंज में आ रहा है आपको देखना है। तो दोनों रेट्स पे डिस्काउंटिंग करना है, एक पे पॉजिटिव एनपीवी आएगा, एक पे नेगेटिव एनपीवी आएगा। फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आपको रेंज मिल जाएगी, और वो रेंज आपको इंटरपोलेशन यूज करके एग्जैक्टली आपको निकालना है कि आपका आईआरआर क्या है। क्लियर है? तो ऐसा आईआरआर का नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। बोलो, कैलकुलेट द आईआरआर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,36,000 विच यील्ड्स द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। 5 साल का इनफ्लो दिया है। अब देखो अलग अलग दिया है, अब इनफ्लो अलग अलग है, तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा अलग से, और आपको अलग अलग एन्युटी फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, बोलो क्या होगा, एवरेज निकाल लो कैलकुलेटर पे फटाफट। 30,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका एवरेज है 36,000। बोलो, तो 1,36,000 डिवाइडेड बाय 36,000, तो ये आएगा 3.777। बोलो 3.77 कहाँ आएगा, इनके बीच में आ रहा है क्या, 3.777 इन दोनों के बीच में आएगा। तो एक 10% आएगा, एक 11 आएगा, फिर इंटरपोलेशन से आप निकाल लो। बोलो सॉल्व करते हैं। बोलो पहला आएगा 10%। अब सर इनफ्लो अलग अलग है, तो एक एक मल्टीप्लाई करके एम प्लस करना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड ज्यादा लगेगा इसमें। बोलो, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको अब निकालने पड़ेंगे। बोलो, तो मैं फटाफट बता देता हूं। बोलो 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000। ठीक है, ये हो गए। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते जाओ। बोलो 3 में मैं राउंड ऑफ करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 10% है ना, 10% का मतलब क्या है, 0.1, तो 1 प्लस 0.1 क्या आएगा, 1.1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू, तो ये आएगा 0.909, 0.826, 0.751। ठीक है, इक्वल टू दबाते जाओ, तो ये आएगा 0.683 और 0.621। ठीक है, ये आपके आ गए। अब सब मल्टीप्लाई करके m प्लस करो, और फिर जब MRC दबाओगे तो आपको इनफ्लो का टोटल अमाउंट मिलेगा, और उसको आउटफ्लो से जब आप माइनस करोगे तो आपको एनपीवी मिल जाएगा। ठीक है, बोलो 30,000 इंटू 0.909 m प्लस। अब मैं लिखूंगा नहीं, बस अमाउंट बताते जाऊंगा, सीधे MRC दबा दूंगा। तो पहला आ रहा है 27,270, 27,270। ठीक है, m प्लस। ठीक है, फिर है 40,000 इंटू 0.826 m प्लस 33,040। ठीक है, फिर है 60,000 इंटू 0.751 m प्लस, तो आएगा 45,060। फिर आ रहा है 30,000 इंटू 0.683 m प्लस, तो आएगा 20,490। और फिर आ रहा है 20,000 इंटू 0.621 m प्लस, वो आएगा 12,420। और MRC प्रेस कर दोगे तो आएगा 1,38,280। तो यहाँ एनपीवी कितना आएगा निकाल लो, 1,38,280 माइनस 1,36,000। बोलो, इसी में 136 माइनस कर लो, तो आपका पॉजिटिव आएगा 2280। ठीक है, पॉजिटिव एनपीवी आना चाहिए। आए ख्याल में 138,280 आ रहा है क्या आपका, निकाल लो फटाफट। फिर आपको निकालना है सर 11% से। बोलो, तो अब क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.11, 0.11 मतलब 0.11, 1 प्लस 0.11 का मतलब क्या आएगा, 1.11। ठीक है, बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1.11 इज इक्वल टू, तो मैं फैक्टर्स लिखते जा रहा हूं, 0.901, फिर आएगा 0.811 या 812, सॉरी राउंड अप करते जाना है, 812, फिर आएगा 0.731, 0.659 और लास्ट आएगा 0.593।
ठीक है, बोलो। ठीक है, सेम प्रोसीजर, बोलो। एम प्लस डायरेक्टली मैं करते जाऊंगा, बोलो। 30,000 इंटू 0.901 एम प्लस, ये आएगा 27,030। फिर है 40,000 इंटू 0.812 एम प्लस, 32,480। फिर है 60,000 इंटू 0.731 एम प्लस, ये आएगा 43,860। और 30,000 इंटू 0.659 एम प्लस, वो आएगा 19,770। और 20,000 इंटू 0.593 तो एम प्लस, वो आएगा 11,860 आ रहा है। और सीधे एमआरसी, तो ये आएगा 1,35,000 पूरा। और अब आप इसमें एनपीवी निकालो, बोलो। 135 माइनस 136, तो ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव 1000 एनपीवी आपका आएगा। क्लियर है? तो आपको रेंज मिल गई। इंटरपोलेशन अप्लाई करो, बोलो। डायग्राम हमेशा ड्रॉ करने की आदत डाल दो। माइनस में है 1000 और प्लस में है 2280, तो अपना यहां कहीं जीरो होगा। यहां है अपना 10% और यहां है अपना 11%। बोलो रेंज कितनी है? ये 1% की है। और ये रेंज कितनी है सर? ऐड करना है दोनों को, बोलो। 2280 प्लस 1000 3380 निकालो, बोलो फॉर्मूला। 10% तक पहुंच चुके हैं। प्लस कितना आगे जाना है अमाउंट वाइज? इतना आगे जाना है। इतना मतलब 2280 माइनस 0 डिवाइडेड बाय फुल रेंज। फुल रेंज कितना है? 3380, दोनों को ऐड कर लेना है। इनटू परसेंट की रेंज है 1%। बोलो सर। तो 2280 डिवाइडेड बाय 3380, तो ये आएगा 0.674 या 5 जो भी करो, राउंड ऑफ, इंटू 1%। तो यानी ये इंटू 1 ही आएगा, यही आएगा। और प्लस 10, तो ये आएगा 10.67। 10.67 आ रहा है क्या? आपके ऊपर है, 1 डेसिमल या 2 डेसिमल। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जितनी रेंज ज्यादा लोगे, जितनी रेंज ज्यादा लोगे उतना आंसर गलत आएगा, मतलब उतना फ्लक्चुएट करेगा। और जितनी रेंज कम लोगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। जैसे मैंने 1% की ही रेंज ली है तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। 1% की रेंज से कम ले ही नहीं सकते। 2% रेंज लोगे थोड़ा और इधर उधर होगा आंसर, 3% लोगे और इधर उधर आंसर होगा। तो ये फ्लक्चुएट होता है क्योंकि मेथड ही ट्रायल एंड एरर है। ठीक है, इसलिए आंसर जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको रेंज ही दी रहेगी, 2-2, 3-3, 4-4 परसेंटेज की रेंज दी रहती है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन फ्रेम करना ही काफी डिफिकल्ट है। आईआरआर में क्वेश्चन फ्रेम करना एमसीक्यू वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऐसा है 10.67। ठीक है, स्टेप सेम थे। अब इसमें एनपीवी ना निकाल के डायरेक्टली आप कैश इनफ्लो भी ले सकते हो, एक स्टेप आपकी बच जाएगी और नेगेटिव से भी आप बच जाओगे। क्या बोल रहे हैं सर आप कि ये जो 138 है डायरेक्ट यही ले लो, एनपीवी निकाली क्यों रहे, वो भी छोड़ दो, सीधे 138 लो और सीधे 135 लो। लेकिन अब आपको जीरो नहीं लेना है, फिर आपका आउटफ्लो लेना पड़ेगा। इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो लेना है ना, तो आपका इनफ्लो कितना होना चाहिए जितना आउटफ्लो है, यानी 1,36,000। तो इसी को आप कैसे ले सकते हो कि आप कहां पहुंच चुके हो? 138,280। 10% पे 138,280 आ चुके हो और 11% पे आप कहां पहुंच जाओगे? 135। पर आपको कहां पहुंचना है? 136 पे। ये आपका कट ऑफ है आईआरआर का। तो ऐसा भी ले सकते हो। तो इसमें देखो ये रेंज निकालना भी आसान है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो एनपीवी में मत निकालो, डायरेक्ट जो इनफ्लो आ रहा है ना, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, वही ले लो। तो एक स्टेप एनपीवी निकालने की भी बच जाएगी और नेगेटिव साइन का जो डर है वो भी इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे ही आप ले लो। ठीक है, आंसर एक्यूरेटली वही आएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आता है, तो एक स्टेप आप बचा लो। चलिए सर, ठीक है, जैसा भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है। जैसा आपको जमे, जैसा आपको इजी लगे, कम से कम टाइम में जैसे आपका आंसर आ जाए, वो बेस्ट मेथड होती है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, इस पे आ जाओ, और फिर मैं इसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है वो बताऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़े।
A company proposes to install machine involving capital cost of 3,60,000. The life of the machine is 5 years and the salvage value at the end of the life is nil. The machinery will produce net operating income after depreciation is 68,000 per annum. Company's tax rate is 45%. पूरा देखो रेट दिया है, NPV for 5%, सब दिया है. देखो प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है क्योंकि 68,000 क्या है, पर एनम है, मतलब वो एन्युटी है, तो एन्युटी फैक्टर दिए हुए हैं 14%, 15%, अलग अलग इसके आपको अलग अलग दिए हुए हैं. आपको पूछा है IRR बताओ, तो अभी हम एनपीवी नहीं निकालेंगे, अपन इनफ्लो से डायरेक्ट निकालेंगे, जो मैंने आपको हाल ही में बताया. बोलो सर क्या करेंगे? क्या करेंगे? बरोबर. अब इसमें मेरे ख्याल से पहले आपको CFAT निकालना पड़ेगा. इसमें आपको पहले CFAT निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है. बरोबर. प्रॉफिट से पहले कैश फ्लो निकालना पड़ेगा. अब ये CA में आता है, मैं वही कह रहा हूं. देखो अब ऐसा क्वेश्चन MCQ में मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए. 1 मार्क के लिए अगर आप पहले CFAT भी निकालोगे फिर आप IRR भी निकालोगे तो ये बहुत इनजस्टिस है. ये इनजस्टिस है. ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम 6 का तो है. 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आप 1 मार्क के लिए कैसे पूछ सकते हो? क्योंकि इसमें स्टेप्स ही इतने इन्वॉल्व है. ठीक है, तो आपको बेस ध्यान देना है. नॉर्मली आपको CFAT डायरेक्टली दिया रहता है, पर इसमें नहीं दिया है. इसमें लिखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन. इसी को आप कहते हो PBT. इसी को आप कहते हो PBT. फिर आप टैक्स माइनस करोगे, फिर डेप्रीसिएशन को एड बैक करोगे, और फिर जो आता है वो आता है CFAT. ठीक है, तो पहले यहां पे आपको CFAT निकालना पड़ेगा. बोलो 68,000 आ गया PBT. अब आपको पहले डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा. सर डेप्रीसिएशन दिया हुआ नहीं है, निकाल लो. डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं सर? 3,60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि 0 दी है, डिवाइडेड बाय लाइफ. लाइफ है 5, तो 3,60,000 यानी SLM अज्यूम कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आएगा 72,000 पर एनम. ठीक है, बोलो. तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? टैक्स माइनस करो. टैक्स एट द रेट ऑफ 45%. बोलो 68,000 इंटू 45%, तो आएगा 30,600. तो ये आ गया पैट 37,400. अब एड बैक करो डेप्रिसिएशन. एड बैक करो डेप्रिसिएशन जो है 72,000. तो आपका CFAT कितना होगा? कैश फ्लो 1,09,400 आ रहा है. 1,09,400. तो ये आता है, इसको कहते हैं CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये नॉर्मली आपको मेरे हिसाब से दिया रहना चाहिए, पर नहीं दिया है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो CFAT निकाल लिया. अब 68,000 कोई काम का नहीं है. अब 1,09,400 आपके काम का है. बोलो सर. सेम पहले आप एक अंदाजा लगाओ. एवरेज CFAT आपको मिल गया 1,09,400. तो आप एक अंदाजा लगाओ जो मैंने आपको बताया था, कैश आउटफ्लो माइनस एवरेज एनुअल इनफ्लो. तो ये आ रहा है 3.29. तो बोलो 3.29 कहां दिख रहा है आपको? इसके बीच में, इसके बीच में दिख रहा है. तो एक 15 ले लो, एक 16 ले लो. बोलो पहले ले लो 15%. बोलो क्या आएगा? 1,09,400 इंटू सीधे 3.35. बोलो 1,09,400 इंटू 3.35, तो ये आएगा 3,66,490. तो आपका कट ऑफ क्या है? 360. तो एक आंसर 3,60,000 के ऊपर आना चाहिए और एक आंसर 3,60,000 के नीचे आना चाहिए. ठीक है, ध्यान दो. तो ये ऊपर आ गया, 3,66,000 आया, तो बरोबर उसके ऊपर आया. और फिर 16% ले लो. 16 का है 3.27. ये आएगा 3,57,738. तो एक देखो ऊपर आया, एक नीचे है, तो अब आप इंटरपोलेशन लगा सकते हो. बोलो 366,490, 357,738. ठीक है, ये है 15%, ये है 16%. हमको पहुंचना है सर 3,60,000 पे. ठीक है, ये रेट हमको निकालना है. बोलो इंटरपोलेशन 15% तक मैं आ चुका हूं, प्लस कितना आगे जाना है? तो 366,490
ये जो 15% का अमाउंट है वही लेना होता है, ध्यान दो। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्यों नहीं लेते। अरे वो 16% का है ना, मैं 15 तक पहुंचाऊं तो 15 से कितना आगे जाना है वो देखूंगा ना, ठीक है। तो 15% जो आपने यहां लिया है उसी का अमाउंट जो है 3,66,490 वो लेना है, और कहां तक पहुंचना है 3,60,000 तक। जीरो नहीं लिखना है यहाँ पे, वो एनपीवी में जीरो लिखना होता है। यहां मुझे जितना मेरा आउटफ्लो है वहां तक पहुंचना है, और डिवाइडेड बाय ये फुल रेंज कितनी है निकालो, 3,66,490 माइनस 357,738, तो ये पूरी रेंज है 8,752 इंटू जो परसेंटेज की रेंज है जो कि है 1%। बोलो कितना आएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 366,490 माइनस 3,60,000, तो न्यूमरेटर आएगा 6490, न्यूमरेटर आएगा 6490 डिवाइडेड बाय 8,752, तो ये आएगा 0.74, 1544 इंटू 1, तो वही आएगा 0.74 प्लस 15, तो ये आएगा 15.74, 15.74 आ रहा है क्या आपका? एग्जैक्टली 15.74 आ रहा है, आ रहा है। तो देखो एक स्टेप बच गई, एनपीवी निकाला ही नहीं, तो 2 बार एनपीवी निकाला ही नहीं, और जीरो और वो माइनस साइन का भी झंझट नहीं है, तो ये ज्यादा सिंपल है और जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये सब कंसेप्चुअल हो गए क्वेश्चन, ये सब कंसेप्ट बेस्ड हो गए। आई होप आपको फ्लो तो अब पकड़ में आ ही गया होगा कि इसमें करना क्या होता है, ठीक है। अब पेपर में सर कैसे आएगा, तो ये पेपर का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको आईआरआर पूरा समझ में आ जाएगा। एबीसी प्रोजेक्ट हैज फॉलोइंग कैश इनफ्लो फॉर 4 years, अब अलग अलग दिया है देखो, 3,444, 3,9,877, 25,000, 52,800, 4 साल के चारों अलग अलग इनफ्लो दिए हुए हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,04,000, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एग्जैक्ट आईआरआर देखो पूछा ही नहीं, तो जो राउंड ऑफ की वजह से डर रहे हैं, मैं बता दूं राउंड ऑफ वाला चक्कर इसमें नहीं आएगा, अच्छा खासा रेंज दिया रहेगा, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट रेंज ही दिया है, बोलो सीधे दिया है लेस देन 9%, ग्रेटर देन इक्वल टू 9%, या सीधे लेस देन 13%। देखो कितनी बड़ी रेंज दी है, 16 ग्रेटर देन 16, लेस देन 18, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 17। रेंज दी रहेगी, आपको सिर्फ रेंज पकड़नी है, जो कि थोड़ा आसान है। बोलो तो रेंज कैसे निकालते हैं, बोलो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। बोलो एवरेज कैसे निकालेंगे, 34,444 प्लस 39,877 प्लस 25,000 प्लस 52,800, ये हो गया टोटल डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एवरेज एनुअल इनफ्लो है 38,030.25, ये आ गया। तो निकालो 1,04,000 डिवाइडेड बाय 38,030, बोलो कितना आएगा, तो ये आएगा 2.734। तो देखो 2.734 कहां है, 2.734, तो यहां कहीं आ रहा है ना, 2.734 बरोबर, तो वो यहां कहीं आ रहा है 17 और 18 के बीच में, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि आंसर डी आना चाहिए, पर ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स मेथड है, क्योंकि ये अप्रॉक्स मेथड है, इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसा है, एक सेकेंड, 1,04,000 डिवाइड बाय 38 बरोबर, हल्का सा बड़ा रेंज लेना पड़ेगा। अब वही है, यहां देखो आंसर डायरेक्ट या जो शॉर्ट ट्रिक वाले लोग हैं, सुन लो, शॉर्ट ट्रिक वाला निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें देखो रीजन क्या है, गैप देखो कितनी है, इनफ्लोज में गैप देखो कितनी है, 34,000, फिर 39,000, फिर सीधे 25,000, फिर उसका सीधे डबल 52,000। इसलिए ये जो 2.734 है ये बहुत फ्लक्चुएट होगा, ये एक्यूरेट आ ही नहीं सकता। ऊपर अपना देखोगे तो काफी बार एक्यूरेट आया था, क्योंकि वहां पे एन्युटी दिया था, हर साल कांस्टेंट अमाउंट था। अगर आप हर साल कांस्टेंट अमाउंट लोगे तो बहुत ही एक्यूरेट आंसर आता है, पर जितना अलग अलग कैश फ्लो में फ्लक्चुएशन होगा उतना अप्रोक्सीमेशन बढ़ते जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना, मतलब कब निकाल सकते हो, जब आपको एन्युटी दी है, सुन लो अच्छे से, एन्युटी दी है, हर साल इक्वल इनफ्लो दिया है, तो आप अप्रोक्सीमेशन जो है उससे डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हो। पर यहां वो क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि कैश फ्लो में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो 2.734 ये एक्यूरेट नहीं है, ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, तो इसीलिए डायरेक्टली 17% के ऊपर है,
ऐसा मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। दिखेगा ऐसा ही, इंस्टिंक्ट आपका वैसे ही आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स है, आपको उसके जो अजम्पशंस होते हैं वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, तो अब आप एक काम करो, 17% लेके देख लो। 17 से आपको पता चल जाएगा कि इनफ्लो कितना आ रहा है, 1,04,000 के कम आ रहा है या 1,04,000 के ऊपर आ रहा है, तो आपको एक रेंज समझ में आ जाएगी। तो मैं पहले ले रहा हूं 17% से इनफ्लो निकालना है, एन्युटी फैक्टर दिया है, लेकिन यहां एन्युटी फैक्टर का कोई काम ही नहीं है, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे इनफ्लो अलग अलग है। तो सर ये क्यों दिए हैं, ये सिर्फ अंदाजा लेने के लिए दिए हैं, क्योंकि आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, आपको रेंज पता करनी होती है, रेंज में एन्युटी फैक्टर यूज होता है, ठीक है। तो इससे आपको रेंज पता चल गई। रेंज तो वैसे 17 to 18 की दिख रही है, लेकिन अपन निकाल के देखते हैं, 17 पे निकाल के देखते हैं, तो आपको यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेंगे। बोलो 34,444, 39,877, 25,000, 52,800। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल रहा हूं, बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1.17, 17% मतलब 0.17, 1 प्लस 0.17, 1.17, तो डिवाइड करो, तो पहले साल का आएगा 0.855, 0.731, 0.624, 0.534, ठीक है। बोलो मल्टीप्लाई करके एम प्लस करो, एमआरसी दबा देंगे, बोलो 34,444 इंटू 0.855 एम प्लस, ये आ रहा है 29,449, फिर है 39,877 इंटू 0.731 एम प्लस, ये आ रहा है 29,150, फिर आ रहा है 25,000 इंटू 0.624 एम प्लस, ये आ रहा है 15,600, फिर है 52,800 इंटू 0.534 एम प्लस, तो ये आ रहा है 28,195। अब आप दबा दो एमआरसी, तो ये आ रहा है 1,02,395, दिख रहा है, मतलब ये 1,04,000 से कम है, कम है। अब डिस्काउंटिंग से क्या होता है, जैसे जैसे आप डिस्काउंटिंग का रेट बढ़ाते हो, आपके इनफ्लो कम होते जाते हैं, रेट बढ़ाते जाओगे, लिख लो भले, ये परसेंटेज डिस्काउंटिंग का अगर आप बढ़ाओगे तो इनफ्लो जो आते हैं डिस्काउंटेड इनफ्लो वो कम होते जाते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब देखो ये तो 1,02,395 है, ये तो नीचे वाला है ना, हमको ज्यादा वाला चाहिए, एक रेंज निकालनी होती है ना, एक ज्यादा वाला एक कम वाला। अब हमको ज्यादा कैश फ्लो चाहिए, तो रेट कम करना पड़ेगा, रेट कम करना पड़ेगा। अगर आप 17 से और आगे गए, 18 गए, तो इनफ्लो तो और कम हो जाएंगे। अरे भाई हमको तो 1,04,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, तो 1,04,000 से कम वाला तो मिल गया, अब हमको 1,04,000 से ज्यादा वाला चाहिए, तो रेट आपको कम करना पड़ेगा। कम रेट करोगे तो ज्यादा इनफ्लो आएंगे, समझ में आ रहा है। तो रेंज देखो वो गलत है, मतलब 16% से आपको अब लेके देखना पड़ेगा, 18 से नहीं लेना पड़ेगा, मतलब जो भी आंसर है वो 17 के नीचे नहीं है। इससे क्या समझ में आ गया, यहां अगर आप एनपीवी निकालोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगी। इसका क्या मतलब है कि जो भी रेट है वो 17 के ऊपर है, 17 के नीचे नहीं है, क्योंकि 17 के और नीचे जाओगे तो और नेगेटिव एनपीवी बढ़ते जाएगी। आ रहा है समझ में। तो इसीलिए अब आपको 18 वाला नहीं लेना है, 16 लेना है, क्योंकि आपको इनफ्लो थोड़े ज्यादा चाहिए, ज्यादा इनफ्लो लाने के लिए रेट को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 16% के हिसाब से मैं ले रहा हूं, तो अपन को एक रेंज मिल जाएगी। अब यहां देखो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, देखो एमसीक्यू में यही फायदा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया आ गई ना कि 17 के ऊपर आ ही नहीं सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 17 आ ही नहीं सकता, 9 to 13% है नहीं, लेस देन 9% है नहीं, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा कि आईआरआर मेरा 16 से लेके 18 के रेंज में है, 16 से 18 के रेंज में, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आंसर पहले ही आ जाएगा, जजमेंट से ही आंसर आ जाएगा, थोड़ी सी वर्किंग करके, बट अब पूरा आंसर मैं आपको बता देता हूं फटाफट। बोलो रेट निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.16, तो आ रहा है 0.862, 0.743, 0.641, 0.552। बोलो फटाफट मैं निकाल लेता हूं।
ठीक है, फिर है ये आ रहा है मेरा 1,04,490 राउंड ऑफ। देखो 1,04,000 के ऊपर आया, मतलब ये सही है। अब आप इंटरपोलेशन लगा लो, बोलो 1,04,490, 1,02,395, ये आ रहा है आपका 16%, ये आ रहा है आपका 17%, ये रेंज है 1% की। आपको पहुंचना है सर 1,04,000 पे, ठीक है। फुल रेंज क्या है बोलो, 1,04,490 माइनस 1,02,395, तो ये फुल रेंज है 2095 की, ठीक है। आपको इतना आगे जाना है, बोलो 16% प्लस 16% तक आप कहाँ पहुँच गए हो, 1,04,490, कहाँ पहुँचना है 1,04,000 डिवाइडेड बाय फुल रेंज क्या है 2095 इंटू परसेंटेज की फुल रेंज क्या है 1%, बोलो। तो ये निकालो 1,04,490 माइनस 1,04,000 तो आएगा 490, 490 डिवाइडेड बाय 2095 इंटू 1 तो वही आएगा, तो ये आएगा 16.23, 16.23%, 16.23%, ठीक है। तो रेंज आपको मिल गई, एक्यूरेटली निकालने की जरूरत ही नहीं है एमसीक्यू क्वेश्चन में, बट स्टिल पूरा आंसर देना मेरा काम है। तो 16.23% है, मतलब आपका आंसर आएगा 16 एंड 18% के बीच में है। क्लियर है? तो अब आई थिंक आपको आईआरआर तो अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा सर। 4 क्वेश्चन पूरे कराए हैं, 4 क्वेश्चन पूरे कराए हैं सर, अच्छे से आपको ख्याल में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं पीआई। आ जाओ, पीआई तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं ज्यादा। पीआई में क्या करते हैं, अच्छा रिपीट हुआ है, कट करो, ये रिपीट हो गया है, कट कर दो, ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए पीआई पे आ जाओ। पीआई का फॉर्मूला क्या है सर, जो अपन एनपीवी में माइनस करते हैं, जिनको हम एनपीवी में माइनस करते हैं उनको यहां पे डिवाइड करना है बस, इसलिए इसका कुछ क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा। आया भी तो जो एनपीवी में आप करते हो वही कर रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालना है, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो निकालना है, बस दोनों को डिवाइड कर देना है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, तो अगर ये 1 या उससे ज्यादा आया तो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 1 से नीचे आ रहा है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स involving discounted cash outflow of 550, 75,000, 10 lakh, 20,000 respectively. Suppose further that sum of discounted cash inflow for these projects are 6 lakh 50,000, 95,000, 1 lakh 10 lakh, sorry 1 crore है वो, 1 crore 20,000 outflow था, 1 crore 30,000 respectively. Calculate the desirability factor जो अदर नेम है पीआई का। तो पीआई आपको निकालना है तीनों प्रोजेक्ट्स का, और आप बता सकते हो कि कौन सा एक्सेप्ट करे, कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बोलो। तो पहला इनफ्लो 650, आउटफ्लो 550, बोलो कितना आएगा 1.18 टाइम्स। सेकेंड इनफ्लो 95, आउटफ्लो 75, 1.27 टाइम्स। और थर्ड 1 crore 30,000 डिवाइडेड बाय 1 crore 20,000, सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा है। वन पॉइंट 0000 यानी 1 टाइम है ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ में आता ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अगर हमको एक ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, अगर हमको एक ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है इसमें से, तो आएगा 1.27 सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए चलिए सर अब एक और क्वेश्चन आता है आपको, वो है एक्सपेक्टेड एनपीवी। मतलब आप एक टॉपिक पढ़ते हो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यानी कि रिस्क। तो जब भी आप अनसर्टेनिटी के एनवायरमेंट में होते हो तो तब यूज होता है प्रोबेबिलिटी का, कि कोई भी इनफ्लो 100% थोड़ी सर्टन है कि इतना ही आएगा। जो इनफ्लोज आप हर साल मान रहे हो
वो सर्टन एनवायरमेंट में है कि सर्टन है कि इतना आएगा, इसीलिए हम उसमें प्रोबेबिलिटी देखते ही नहीं है। हर साल हमको पता है इतना पैसा आएगा, पर अगर अनसर्टेनिटी हो तो एनपीवी क्या होगी या कैश इनफ्लो क्या होंगे, उसके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होते हैं। तो अलग अलग इनफ्लो के अलग अलग प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको दिया रहे कि अलग अलग एनपीवी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो आप तब निकालते हो एक्सपेक्टेड एनपीवी, कि जब एक एनपीवी की पूरी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, कुछ पार्ट प्रोबेबिलिटी ही है, तो आप एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालोगे, तो वो वेटेड एवरेज निकालना होता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सेम जैसे अपन वेटेड एवरेज निकालते हैं। ठीक है, चलिए, अ फर्म एक्सपेक्ट्स एन एनपीवी ऑफ 8000 इफ द इकोनॉमी इज एक्सेप्शनली स्ट्रांग। ठीक है, बहुत ही फेवरेबल एनवायरमेंट रहा तो आपका 8000 का एनपीवी आएगा प्रोजेक्ट का, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% की। अच्छी स्ट्रांग एक्सेप्शनल इकोनॉमी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%। 30% मतलब 0.3। ठीक है, एनपीवी ऑफ 4000 इज इकोनॉमी इज नॉर्मल, नॉर्मल चलते रही जिसकी 40% प्रोबेबिलिटी है, तो आपका एनपीवी कितना आएगा, 4000। और अगर इकोनॉमी बहुत खराब रही, वीक रही, तो आपका एनपीवी आएगा 2000, जिसके 30% चांसेस हैं। तो बताइए सर एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या होगी, प्रो राटा, बस वेटेड एवरेज आपको लेना है। ठीक है, तो पहले आप ले लो एनपीवी और उसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि 30%, 40%, 30%, और इसका इक्वल 1 आना चाहिए। परसेंटेज में लोगे तो 100%। बस प्रो डाटा जैसे अपन लेते हैं वेटेड एवरेज, मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, इसको जोड़ो और बस वो आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1, 1 लोगे तो सेम ही आएगा ना, सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस। अगर आप ये पॉइंट में ले रहे हो तो 1 ही आता है, और डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो 2400 प्लस 1600 प्लस 600, तो ये आएगा 4600। 4600 आ रहा है। बस वेटेड एवरेज जैसे आप लेते हो वैसे ही लेना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, 4600। आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और अब इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और एक और पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कैसे निकलता है पूरा बताऊंगा। मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, ज्यादा लॉजिक ढूंढना नहीं, इसमें याद करना है आपको, प्रोसीजर स्टेप्स याद करनी है कैसे निकलता है। एक्सप्लेनेशन ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलिए। अ कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा नहीं कर सकते, यानी दोनों कॉम्पीटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों में से एक ही प्रोजेक्ट लेना है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई, एक्स कॉस्ट 3 लाख, वाई कॉस्ट 3,60,000, अलग अलग हल्का सा आउटले में डिफरेंस है। यू आर गिवन बिलो द एनपीवी पीआई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्स वाई एनपीवी एस्टिमेट, प्रोबेबिलिटी एनपीवी सेम, यानी जो हमने ऊपर किया वो एक प्रोजेक्ट का था, अब वैसे ही 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स का है जिसमें इनफ्लो सेम है, इनफ्लो सेम है, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग है, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग है, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग है और हल्का सा आउटफ्लो अलग है। ठीक है, तो पूछा क्या है, बताइए एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है, तो ये तो सेम हो गया, बोलो फटाफट। ए का क्या आएगा, एम प्लस एमआरसी, ये सबसे बेस्ट है, बोलो एम प्लस एमआरसी, शॉर्टकट समझ लो, बोलो मल्टीप्लाई करते जाओ, एम प्लस दबाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, एम प्लस दबाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, एम प्लस दबाओ। ठीक है, और फिर यहां पे एमआरसी दबा दो, आपका आंसर कैलकुलेटर पे आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, बोलो 30,000 इंटू 0.1 एम प्लस, 60,000 इंटू 0.4 एम प्लस, 1,20,000 इंटू 0.4 एम प्लस, 1,50,000 इंटू 0.1 एम प्लस एमआरसी, तो ये आ गया 90,000। आ रहा है, फटाफट आंसर आ जाएगा। बोलो सेकेंड का ट्राई करो, 30,000 इंटू 0.2 एम प्लस, 60,000 इंटू 0.3 एम प्लस, 1,20,000 इंटू 0.3 एम प्लस और 1,50,000 इंटू 0.2 एम प्लस एमआरसी, तो ये भी आ रहा है 90,000। क्लियर है, तो पहला आंसर आ गया, दोनों का 90,000 ही आ रहा है। ठीक है, इनफ्लो अलग अलग, इनफ्लो सेम है, प्रोबेबिलिटी अलग है, बट स्टिल एक्सपेक्टेड एनपीवी सेम आ रहा है। तो पहला आंसर हो गया। अब यहां से आपको ध्यान देना है, अब बोला है कि बताइए रिस्क क्या है, और रिस्क मेजर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन से होता है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं आप समझ लो।
तो पहला है एनपीवी जो दिया हुआ है, प्रोबेबल एनपीवी, उसका प्रोबेबिलिटी, और फिर आता है एक्सपेक्टेड एनपीवी जो अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, सेम यहां तक अपन निकाल चुके हैं। अब आपको निकालना है डेविएशन। डेविएशन यानी कि एनपीवी माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी से कितना डेविएशन हो रहा है वो निकालना है। फिर निकालना है डेविएशन का स्क्वायर, जो ये है उसका स्क्वायर, और फिर डेविएशन का जो स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से। आए ख्याल में? तो ये है, और उसका जो सम आएगा उस सम का आपको स्क्वायर रूट लेना है। मतलब फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ डेविएशन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो ऐसा आपको करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो पहले प्रोजेक्ट ए के लिए स्टार्ट करते हैं। बोलो एनपीवी क्या है? 360 बोलो 30 60 120 150। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1441। ठीक है, सेम जो हमने कैलसी पे निकाला, अब फिर से लिख लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 3000, 6 4 24, ये आएगा 2400, नहीं 24,000 आएगा। ठीक है, फिर है 1,20,000 इंटू 0.4, वो आएगा 48,000, और फिर आएगा 15,000। बोलो ये आएगा आपका टोटल 90,000 एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है, ठीक है, बरोबर आ रहा है? ये हो गया एक्सपेक्टेड। अब आपको यहां से चालू हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन निकालना है, यानी एनपीवी सॉरी एक्सपेक्टेड एनपीवी माइनस एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी माइनस एनपीवी, बोलो कितना आएगा? 90 माइनस 30, या एनपीवी माइनस जो भी करो, आंसर सेम ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनपीवी माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी माइनस एनपीवी, ऐसा कर रहा हूं मैं। एक्सपेक्टेड माइनस नॉर्मल जो एनपीवी है। ठीक है, 90 माइनस 30 वो आएगा 60,000 पॉजिटिव, फिर 90 माइनस 60 वो आएगा 30,000 पॉजिटिव। अब नेगेटिव आएगा 90 माइनस 120 वो आएगा माइनस 30, और 90 माइनस 150 वो आएगा माइनस 60। ठीक है, अब इनका स्क्वायर लेना है सर, कैलसी की जरूरत पड़ेगी, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये आपको पता है मैथ्स। ठीक है, तो माइनस साइन हट जाएगी। बोलो 60,000 लो स्क्रीन पे, इनटू इक्वल टू दबा दो, इनटू इक्वल टू, तो ये आप गिन भी नहीं पाओगे कितना आ रहा है। ठीक है, जो भी है, तो ये डेविएशन स्क्वायर आ गया इनटू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितना है सर? 0.1, तो इनटू 0.1 करो, तो ये आएगा 36 करोड़। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 36 करोड़। ठीक है, तो एम प्लस करते जाओ, लिखो मत, मैं लिख नहीं रहा इसलिए जीरो में गड़बड़ हो जाएगी, डायरेक्ट एम प्लस करते जाओ। ठीक है, ये मैंने एम प्लस कर दिया, 36 करोड़ है। फिर सेकंड पे आ जाओ, 30,000 इनटू इक्वल टू, और फिर इनटू प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.4, तो ये भी लगभग 36 करोड़ ही है, एम प्लस। बाकी दो भी उतने ही आने, माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगी, तो सेम आएगा। देखो 30,000 लोगे और उसका भी 0.4 ही है, तो निकाल लो भले, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 माइनस 30,000 इंटू इक्वल टू करोगे, माइनस साइन हट जाएगी, तो लो ही मत साइन, डायरेक्ट ले लो, इंटू इक्वल टू और इंटू 0.4 एम प्लस, और फिर ले लो 60,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1 एम प्लस, यानी 36 करोड़ 4 बार आएगा। 4 बार आपने एम प्लस दबा दिया होगा, एमआरसी दबा दो तो वो आएगा 144 करोड़। ठीक है, 144 करोड़, और उसका बस स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट भी आपके कैलसी पे है, बस स्क्वायर रूट दबा दो तो आएगा 144 करोड़ था। ठीक है, तो ये आएगा 37947 रुपीस, ये आता है डेविएशन। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो ये आपका 90,000 का एनपीवी है, एक्सपेक्टेड एनपीवी है, ये तो एक्सपेक्टेड है ना, हम तो सब अनसर्टेन एनवायरमेंट में है, तो हमको यही पता करना होता है कि कितना फ्लक्चुएट होगा। जितना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, और जितना कम फ्लक्चुएट होगा उतना कम रिस्क होगा। फ्लक्चुएशन यानी डेविएशन के हिसाब से रिस्क को मेजर किया जाता है। तो ये जो 90,000 का आपका एनपीवी आ रहा है, ये अपर और डाउन साइड दोनों साइड रहता है, ये ध्यान देना। फ्लक्चुएशन इज बोथ साइड्स,
तो बोथ साइड्स 37,947 अप डाउन हो सकता है, यानी 37,949 ये प्लस में भी जा सकता है 90,000 के ऊपर, या माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्ट ए। अब निकालो सर प्रोजेक्ट बी। सेम टेबल है, फटाफट बना लेता हूं मैं भी। बोलो 30,000, 60,000, 120, 150। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अलग है, देख लो 2332। ठीक है, निकालो फटाफट निकालो, चलो डायरेक्ट लिखते जाऊंगा मैं, एम प्लस भी करते जाऊंगा। बोलो 6,000, तो ये आएगा आपका 90,000। ठीक है, 90,000 आ रहा है। तो यहां तक हम निकाल चुके थे। अब निकालो डेविएशन। 90,000 माइनस सेम आएगा, एक्चुअली फटाफट में लिखते जाता हूं। 90 माइनस 30 सेम आएगा 60, क्योंकि अमाउंट सेम थे, अमाउंट सेम थे। सिर्फ जब आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट आंसर अलग आएंगे। बोलो 60, 30 माइनस 30 माइनस 60, तो स्क्वायर भी वही आएगा, और फिर सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैलसी पे फटाफट मेरे साथ साथ आप निकालते जाओ। बोलो 60,000 इंटू इक्वल टू 60,000 इंटू इक्वल टू, ठीक है, ये आ रहा है 360 करोड़। ठीक है, इंटू 0.2, तो ये आएगा, एक सेकेंड, पॉइंट 2, तो ये आएगा 72 करोड़। ठीक है, आ रहा है 72 करोड़। एम प्लस कर दो, एम प्लस। अब आ जाओ 30,000 इंटू इक्वल टू, ठीक है, इंटू 0.3 एम प्लस, ये आ रहा है 27 करोड़। फिर सेम माइनस 30,000 लो या सिर्फ 30,000 लो, इंटू इक्वल टू में साइन वैसे उड़ जाती है, तो मैं सीधे 30,000 ही ले रहा हूं। इंटू इक्वल टू, तो ये वो 90 करोड़ आएगा। 90 करोड़ इंटू 0.3, तो ये भी आएगा 27 करोड़। फिर 60,000 इंटू इक्वल टू, तो 360 करोड़ आएगा, इंटू 0.2 एम प्लस, तो ये 72 करोड़ आएगा। एमआरसी दबाओगे तो ये आएगा 198 करोड़, 198 करोड़। उसका स्क्वायर रूट ले लो, 198 करोड़, बस स्क्वायर रूट दबा दो, तो ये आएगा 44,497, 44,497। तो इसका डेविएशन ज्यादा है, मतलब प्रोजेक्ट बी इज मोर रिस्की। ठीक है, बी इज मोर रिस्की, बी इज मोर रिस्की। ठीक है, अब ये ऐसा बोल नहीं सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका प्रोजेक्ट आउटफ्लो हल्का सा अलग अलग है। सेम आउटफ्लो होगा तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से आप आंसर निकाल सकते हो, पर जब बेस ही अलग है, आउटफ्लो ही अलग अलग है, बेस अलग है, तो तब इसका भाई काम आता है जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तब आपको बेस सेम करना होता है। यानी आप समझ रहे हो क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो एब्सोल्यूट है। वो क्या है? एब्सोल्यूट। मतलब कितना डेविएशन होगा वो अमाउंट में बताता है। जैसे मैंने बताया ना 44,497, ये क्या है? ये अमाउंट है। वो ही 90,000 में से अमाउंट है जितना फ्लक्चुएट हो सकता है, अप साइड भी डाउन साइड भी। तो ये अमाउंट है। अब हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं कि हमको अगर एज अ परसेंटेज ऑफ आउटफ्लो निकालना पड़े तो बेस रिलेवेंट हो जाता है। जब भी आप परसेंटेज में कोई चीज निकालते हो, इसका क्या फायदा है? बेस रिलेवेंट हो जाता है। तो आप दो अलग अलग लेवल के प्रोजेक्ट को भी कंपेयर कर सकते हो। तो जब आपके प्रोजेक्ट्स कंपेरेबल हैं, सेम बेस के हैं, तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाल सकते हो। पर अगर आपका प्रोजेक्ट का बेस अलग अलग है तो तब आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी वही कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी इनटू 100 भी कर सकते हो, जो भी निकालो। बोलो तो ए का क्या आएगा? बोलो ए का क्या आएगा?
अब दोनों में यहां पे आप ध्यान दो, एनपीवी 90,000 ही था, तो बेस सेम ही है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने की जरूरत ही नहीं, भले आउटफ्लो अलग अलग था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेक्टेड एनपीवी के हिसाब से निकाला जाता है। एक्सपेक्टेड एनपीवी दोनों की 90,000 ही आ रही है, तो ये कंपेरेबल है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको पता चल रहा है कि देखो ए का है 37,000, बी का है 44,000, तो ज्यादा रिस्की कौन है? प्रोजेक्ट बी, वो तो दिख रहा है, बट स्टिल आपको पूछा है, अच्छा देखो क्या पूछा है, विच प्रोजेक्ट डू वी कंसिडर मोर रिस्की एंड वाई? तो ज्यादा रिस्की कौन है? प्रोजेक्ट बी। क्यों सर? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। अब क्योंकि एनपीवी सेम है, बेस सेम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालोगे तो वो भी बी का ही ज्यादा आएगा। निकाल लो, निकाल लो। पहले ए का यहां निकाल रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी परसेंटेज में निकाल रहे बस, 37,947 डिवाइडेड बाय एनपीवी, ठीक है, इनटू 100 कर सकते हो, परसेंटेज में आ जाएगा 37,947 डिवाइडेड बाय 90,000, तो आएगा 0.42, ठीक है, 0.42 टाइम्स, यानी वो इसलिए मैं परसेंटेज में निकालता हूं, यानी कि 42%। आपका एनपीवी कितना फ्लक्चुएट हो सकता है? 42%। जितना ज्यादा आएगा ये उतना ज्यादा रिस्की आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ए का आ रहा है 42%, अब बी का निकालो, बी का है 44,497 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100, 44,497 डिवाइडेड बाय 90,000%, तो ये आएगा 49.44%, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन बी का ज्यादा है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? बी इज मोर रिस्की, बी इज मोर रिस्की, ठीक है। तो ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलते हैं, ठीक है। आई होप आपको स्टेप्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये चार्ट ध्यान दे रहे हो, यही उसके स्टेप्स हैं। यहां तक तो आप ऐसे ही निकालते हो, ये तो आप ऐसे ही निकाल रहे हो एक्सपेक्टेड एनपीवी में, बस आगे के जो है आपको ध्यान रखना है। पहला है डेविएशन निकालना है, एक्सपेक्ट एनपीवी माइनस एनपीवी या एनपीवी माइनस एक्सपेक्ट एनपीवी, कोई भी करो आंसर सेम ही आता है। और जो भी डेविएशन आएगा उसका स्क्वायर लो, स्क्वायर लेने से क्या होता है? प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा, माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो साइन यहां पे नलीफाई हो जाएगी, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपके प्रोबेबिलिटी से, और जो भी नंबर्स आएंगे उनका सम लेना है, और वो सम जो भी आया उसका स्क्वायर रूट लेना है, जो भी सम आया उसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 21, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज, ठीक है, सिंगल कैश फ्लो है फॉर 15 ईयर्स। पर इस क्वेश्चन में अलग ये बात है कि अक्रॉस 15 ईयर्स पूरे समय के लिए सेम इंटरेस्ट रेट नहीं है, 5-5 साल में इंटरेस्ट रेट बदल रहा है, ठीक है, वन ऑफ इट्स काइंड अलग ही है। द करंट 5 ईयर रेट इज 6%, ठीक है। आज आप पैसा लगाओगे तो 5 साल तक आप 6% पर एनम के हिसाब से कमाओगे। रेट्स फॉर द सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर पीरियड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 6.5% एंड 7.5% रिस्पेक्टिवली। मतलब ये आगे के 5 ईयर्स प्लान है। आज से आप इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल तक आप 6% कमाओगे, फिर उसके आगे के 5 ईयर्स 6.5% से कमाओगे, और उसके आगे के 5 ईयर्स में आप 7.5% से कमाओगे। ऐसा आपका पूरा 15 ईयर्स का पीरियड रहने वाला है, और अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स हैं। मतलब एक रेट 5 ईयर्स के लिए ही वैलिड है, और आपको पूरे 15 साल का रिटर्न कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो बेस्ट ये है कि आप, अब इसमें अलग चीज क्या है, अलग चीज समझो क्या है, कि अभी मैं 1 लाख रुपीज लगा रहा हूं, 5 साल तक वो जो भी है ग्रो हो जाएगा। अब नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा, सोच के देखो। जब तक आप उस दुनिया में जाओगे नहीं, टाइम फ्रेम में नहीं जाओगे, आपको ख्याल में नहीं आएगा। आप एक टाइमलाइन बनाओ, ठीक है, ऐसा है, 0 डेट, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। क्लियर है? 6%, 6.5%, 7.5%, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि यहां आप 1 लाख रुपीज लगा रहे हो, ठीक है, उसकी कुछ तो यहां पे एक फ्यूचर वैल्यू निकलेगी। तो अगला जो 5 ईयर प्लान है
उसमें ये वाली फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्ट होने वाली है। ओरिजिनल 1 लाख रुपीज नहीं होने वाला है। ओरिजिनल 1 लाख रुपीज तो आपने इन्वेस्ट कर लिया ना, तो उस पर आप 6% कमाओगे, वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा, उसका फ्यूचर वैल्यू निकलेगा, और वो फ्यूचर वैल्यू फिर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट होगा और आप कमाओगे 6.5%। फिर वो एक फ्यूचर वैल्यू एक बिगर अमाउंट में कन्वर्ट होगा और फिर वो वैल्यू अनदर 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट होगी। आ रहा है पकड़ में क्या हो रहा है? ठीक है, इनपुट आउटपुट ऐसा चल रहा है। 5 साल कमाया, वैल्यू बढ़ गई, बढ़ी हुई वैल्यू को फिर अगले साल 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, फिर वो और ग्रो हो गई, फिर जो अमाउंट है फिर वो बढ़ा हुआ अमाउंट आपने फिर से 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर लिया है, और 15th ईयर के एंड में यहां पे क्या फ्यूचर वैल्यू होगी ये आपसे पूछा गया है। 15th ईयर के एंड में आपकी क्या फ्यूचर वैल्यू होगी ये आपसे पूछा गया है। अब इसका एक शॉर्ट तरीका होता है, वो आपको क्लिक ही नहीं होगा। पहले आप लॉन्ग कट समझ लो। ठीक है, हर चीज मैं कॉमर्स वालों के एंगल से समझा रहा हूं कि यार इतना दिमाग तो आपको लग गया ना कि मैं पहले 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा, 5 साल तक मैं 6% से कमाऊंगा, तो आप 5 साल की फ्यूचर वैल्यू तो निकाल लोगे, फिर वो अगले 5 साल के लिए होगा, बस रेट चेंज होते जाएगा, फिर वो और 5 साल, तो ऐसे आप इंडिविजुअली पहले निकाल लो, मैन्युअली इंडिविजुअली 5-5 साल का निकालते जाओ, आपको मिल जाएगा। और फिर हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट 5 ईयर के लिए। बोलो क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। क्लियर है? बोलो 1 लाख रुपीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, 1 प्लस 6% रेट है, 6% यानी 0.06 रेज टू द पावर 5। ठीक है, बोलो कितना आएगा? 5 साल बाद ये 1 लाख रुपए कितना ग्रो हो जाएगा? तो 1.06 ब्रैकेट की वैल्यू, फिफ्थ पावर निकालना है, इनटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया 3 4 5, तो ये आया 1.3382। ठीक है, राउंड ऑफ करके लेते हैं। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 1.3382, बोलो कितना आएगा? ये 1,33,820। ठीक है, तो ये हो गया 1,33,820। अब ये अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट होगा और आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाओगे? 6.5% पर एनम। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप, अब नंबर्स बदल जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो अब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब प्रेजेंट वैल्यू जो इन्वेस्ट हो रही है वो कितनी होगी? फॉर्मूला सेम है, तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, या लिख सकते हो, आदत डाल लो। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। ठीक है, क्या बदल रहा है अभी? क्या बदलेगा? प्रेजेंट वैल्यू बदलेगी। जो चीज इन्वेस्ट हो रही है आज की डेट में, मतलब 5th ईयर के एंड में अगले 5 साल के लिए क्या इन्वेस्ट हो रहा है? 1,33,820। अब क्या बदल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदल रहा है, वो हो जाएगा 6.5%। ठीक है, बोलो तो 1,33,820 1 प्लस 0.065 रेज टू द पावर 5 निकालो। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 1.065 आएगा, 1 प्लस 0.65 इज इक्वल टू 1.065 रेज टू द पावर 5, तो इनटू इक्वल टू ये हो गया स्क्वायर 3 4 5, तो ये आ गया, राउंड ऑफ कर लो 1.37008, तो 0 1 कर दो भले, 0 1, बोलो तो ये आ गया 1 लाख, अपना 1,83,347। ठीक है, राउंड अप कर लो 347। अब ये फिर इन्वेस्ट होगा अगले 5 साल के लिए। बोलो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। अब प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1,83,347, 1 प्लस मेरा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 7.5% यानी 0.075। बोलो कितना आएगा? फैक्टर निकालो, 1.075 इंटू इक्वल टू ये हो गया स्क्वायर 3 4 5, तो ये आएगा 1.4356। ठीक है, 1.4356 इंटू 1,83,347, तो ये आएगा 2,63,213। आ रहा है क्या यहां तक? कुछ भी नया नहीं किया अपन ने, सब सेम चीज कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये आ गया 1,83,347
और फिर ये आ गया अपना 2,63,213। क्लियर है? तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैथमेटिक्स क्या चल रहा है, ठीक है? आप समझो बात को कि ये जो वैल्यू निकली इसको आपने मल्टीप्लाई किया इससे, नहीं, 1,00,000 को पहले आपने मल्टीप्लाई किया ये फैक्टर से, फिर वो जो वैल्यू निकली 1,33,820 उसको फिर आगे 5 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 1.37, फिर ये जो वैल्यू निकली 1,83,000 इसको फिर आगे के 5 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो बस वही तो हो रहा है ना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, पहले 5 साल का 1 प्लस आई रेज टू द पावर n, फिर इसको आगे के मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? ऐसे आए ख्याल में? उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें कैसे होगा, 1,00,000 ओरिजिनल सम है, पहले 5 साल का बोलो क्या होगा, पहले 5 साल का 1 प्लस 0.06, नंबर्स बस ध्यान देना, 0.06 फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 5 ईयर्स का है, रेज टू द पावर 5 ही आएगा। फिर सेकेंड ईयर का क्या आएगा, 0.065 रेज टू द पावर 5। फिर थर्ड 5 ईयर का क्या आएगा, 1 प्लस 0.075 रेज टू द पावर 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1,00,000 इंटू, बोलो पहले इस फैक्टर का क्या आएगा, यही नंबर आएगा, बोलो मेरे को, नहीं आएगा, ये यही आएगा ना, 1.06 रेज टू द 5, तो यही आएगा ना 1.3382 मल्टीप्लाइड बाय, सेकेंड वाले का क्या आएगा, यही आएगा 1.065 रेज टू द पावर 5, तो ये आएगा 1.3701, और थर्ड वाले का क्या आएगा, यही आएगा 1.4356। तो बस इनको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? देखो आता है कैसे ही। तो 1,00,000 इंटू 1.3382, पहला वाला आंसर आएगा 1,33,820 आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई करो इंटू 1.3701, 1,83,346 आ रहा है, सेम है, देखो सब टैली हो जाएगा, इंटू 1.4356, तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा 2,63,213। क्लियर है? तो ये आपको फाइनल आंसर ये लिखना है, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, फाइनल आंसर ये आपको लिखना है, ठीक है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना है। ये जो है ये सब समझने के लिए कि ये क्यों ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी निकालोगे तो वही हो रहा है, मैथमेटिकली वही चीज हो रही है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है? समझने के लिए दोनों आंसर लिख लेना, ठीक है? मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, व्हाट्सएप पे फिर डाउट्स में मत पूछना, जो चीज लेक्चर में बहुत क्लियरली बता रहा हूं, जबरदस्ती मैं अवेलेबल हूं, तो आप कुछ भी क्लैरिफिकेशन मत पूछना। तो ये जो लॉन्ग कट मैंने बताया ये समझने के लिए, और अगर आपको पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये इस टाइप से ही डायरेक्टली सॉल्व करना है। क्लियर है? बुक में अभी आप दोनों आंसर लिख लो, लिखो, ये भी बना लो, टाइमलाइन बना लो। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एसके लिमिटेड इज विलिंग टू इशू 1,000, ठीक है? क्या है ये नंबर, 7% डिबेंचर्स, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 100 ईच, ये है फेस वैल्यू, एंड फॉर विच कंपनी विल हैव टू इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ठीक है? अब एट दिया नहीं है, मतलब वो फेस वैल्यू पे होगा, ठीक है? अगर इशू प्राइस नहीं दी है, डिस्काउंट प्रीमियम नहीं दिया है, मतलब एट पार इशू हुआ होगा, ऐसा आपको मानना है, एट पार।
अब उन्होंने फ्लोटेशन कॉस्ट दिए हुए, अंडरराइटिंग कमीशन है 1.5% काय का फेस वैल्यू, ब्रोकरेज है 0.5% काय का फेस वैल्यू का, एंड अदर एक्सपेंसेस 500 रुपीज ओवरऑल पूरे इशू का। 500 पर डिबेंचर नहीं लिखा हुआ है, पूरे इशू का 500 रुपीज का खर्चा लगा है, अदर एक्सपेंसेस। अज्यूमिंग टैक्स रेट इज 50%, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर सर क्वेश्चन में बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स लिखा ही ना हो तो आपको हमेशा आफ्टर टैक्स ही लेना है। कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा क्या होता है, आफ्टर टैक्स। ठीक है, जो हमने अजम्पशन में भी पढ़ा ही था, सारे के सारे कॉस्ट कुछ नहीं बोला है तो आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो हमको आफ्टर टैक्स डेट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। समझने के लिए आप बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो बोलो क्या है, पहले तो ये कौन सी डेट है, कुछ नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि ये रेडीमेबल है, और सॉरी इररेडीमेबल है, इररेडीमेबल डेट है ऐसा आपको मानना है। क्योंकि अगर रेडीमेबल आप मान ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप रेडीमेबल मानोगे तो आपको एन लेना पड़ेगा ना, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। अब नंबर ऑफ ईयर्स आप अज्यूम नहीं कर सकते भाई, वो तो देना ही चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं तो मतलब वो रेडीमेबल है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए है मतलब वो आपको इररेडीमेबल ही अज्यूम करना होगा। बोलो, तो केडी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू, बोलो, आई 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। बोलो आई कितना आएगा, फेस वैल्यू 100 इंटू 7%, ये हो गया इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट है 50% यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय एनपी, बोलो इशू प्राइस एट पार ही है। ठीक है, तो 100 माइनस, बोलो एक एक करके एक्सपेंसेस माइनस करो, 1.5% काय का 100 का, माइनस 0.5% काय का 100 का, माइनस पूरे इशू का 500 है, तो उसको आपको पर डिबेंचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेस आपको ध्यान रखना है। हम ये जो फॉर्मूला ले रहे हैं, हम ये जो नंबर्स ले रहे हैं, ये सब पर डिबेंचर है, बेस आपको ध्यान रखना है। हम टोटल नहीं ले रहे, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा सारे डिबेंचर्स का मिला के, ऐसा नहीं मान रहे, हम सब पर डिबेंचर निकाल रहे हैं। तो आपको ये कन्वर्ट करना ही पड़ेगा कि अदर एक्सपेंसेस पर डिबेंचर कितना होगा। ठीक है, तो ये होगा कि जितना हमारा एक्सपेंस है 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऊपर दिए हुए हैं 1000, तो ये हमारा पर डिबेंचर अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, बोलो इंटू 100, बोलो तो 100 इंटू 7% वो आएगा 7, 7 इंटू 1 माइनस 0.5 यानी 7 इंटू 0.5 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 माइनस, बोलो एक एक ब्रैकेट सॉल्व करो, 1.5% ऑफ 100 वो आएगा 1.5 रुपीज, 0.5% ऑफ 100 वो आएगा 0.5 रुपीज, और 500 अपॉन 1000 वो आएगा 0.5 इंटू 100। बोलो ब्रैकेट आएगा 1 माइनस 0.5 0.5, 7 इंटू 0.5 वो आएगा 3.5 डिवाइडेड बाय, बोलो 100 माइनस 1.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5, बोलो कितना आएगा 97.5 इंटू 100। बोलो तो ये आएगा 3.59%, 3.59%। क्लियर है, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ, तो कुछ खास है नहीं। ठीक है, बेस अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, कंसेप्ट मैंने इसलिए बहुत ध्यान दिया है कि ये हमेशा यहाँ फेस वैल्यू आती है। ठीक है, लिखते भी जाओ, आदत डाल लो, ये क्या है, ये क्या है, ये फेस वैल्यू है, तो हमेशा वो 100 ही रहेगी। ठीक है, फिर ये भी हमेशा हम क्या लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे, बेस हमेशा फेस वैल्यू ही होती है। ठीक है, बस, तो आपको कोई मतलब टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको लेना है इशू प्राइस। ठीक है, इशू प्राइस लेना है, इशू प्राइस नहीं दिए तो हम मान लेंगे एट पार है। एट पार जब भी होता है तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम होती है। ठीक है, बेसिक्स चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है ना। एट पार का मतलब क्या है, फेस वैल्यू भी 100 है और इशू प्राइस भी 100 ही है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इशू प्राइस ली है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब बदलेगा तो आपको पता होना चाहिए
कि काफी लोग ना कंपेयर करते हैं, सर वो क्वेश्चन में तो ऐसे किया था, सर वो क्वेश्चन में तो वैसे किया था। इसीलिए बता रहा हूं कि रैंडमली आप कुछ भी कंपेयर मत करना, आपको पता होना चाहिए कि आप कहां क्या ले रहे हो। तो अगर डेटा बदलेगा तो नंबर्स भी बदलते जाएंगे। लिखो, आ जाओ फटाफट, कैलसी उठा लेना। चलो, एसके लिमिटेड इशूड एट पार लिखा ही हुआ है, इशूड एट पार, ठीक है, एट पार है। 10,000 नंबर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब ये डिविडेंड का रेट है, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 100 ईच, ठीक है, ये फेस वैल्यू। दीज शेयर्स आर redeemable आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, ठीक है। तो हम एमवी निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 रुपीज पर शेयर, डायरेक्टली रुपीज में ही दिया है, काम खत्म। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा ये क्या होगा, आफ्टर टैक्स ही होगा। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस निकालना है, अज्यूम 50% टैक्स रेट। अब टैक्स रेट का कोई काम ही नहीं है, अगर आप आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल रहे हो उसमें टैक्स रेट का काम ही नहीं है, स्टिल आपको दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। अगर बिफोर टैक्स पूछा होता तो आपको टैक्स रेट लगता, तो हम यहां पे दोनों निकालेंगे, पहले हम आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे जो पूछा हुआ है, फिर उसको हम आखिरी में बिफोर टैक्स भी कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? चलो आ जाओ, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे मेच्योरिटी वैल्यू। बोलो मेच्योरिटी वैल्यू कैसे आती है, बोलो, लिखा हुआ है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो आप मेच्योरिटी पे 105 रुपीज में रिडीम करोगे। सेकेंड है एनपी, बोलो इशू प्राइस, इशू प्राइस लिखा हुआ है एट पार, तो इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस रुपीज में दिए हैं 2 रुपीज पर प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपका नेट प्रोसीड्स है 98 रुपीज। क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स। बोलो पीडी प्लस एमवी प्लस एन, सॉरी, एमवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आ जाओ, बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड आप कैसे निकालोगे, अमाउंट कैसे निकलता है, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, जैसे हम डिबेंचर का निकालते हैं वैसे ही निकलता है, ठीक है, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, 1 माइनस टैक्स नहीं आता यहां पे, ठीक है, बार बार मैं याद दिलाऊंगा आपको, उसके बाद भी आपका ध्यान नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 माइनस टैक्स यहां नहीं आता, वो सिर्फ डिबेंचर्स में आता है, आफ्टर टैक्स में। यहां आफ्टर टैक्स में भी 1 माइनस टैक्स नहीं आता, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, तो उसको और 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स ही है। प्लस बोलो एमवी ऊपर लिखा है 105 माइनस एनपी 98 अपॉन लाइफ 10 ईयर्स दिया हुआ है, होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। बोलो 100 इंटू 10%, 10 प्लस 105 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 0.7 अपॉन 105 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 101.5 इंटू 100। बोलो 10 प्लस 0.7, ये आएगा 10.7, 10.7 डिवाइडेड बाय 101.5 इंटू 100, तो ये आएगा 10.54%, 10.54%। क्लियर है? 10.54%। अब ये आफ्टर टैक्स है, अब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स, ठीक है, तो ये आफ्टर टैक्स के आगे ही निकलता है, ठीक है, आप डायरेक्टली बिफोर टैक्स नहीं निकाल पाओगे, आपको यहां पहले आफ्टर टैक्स निकालना ही पड़ेगा और फिर आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये तरीका प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जैसे हमने डिबेंचर में कैसा किया था, 1 माइनस टी हटा दिया था तो डायरेक्टली आप बिफोर टैक्स भी निकाल सकते थे, वैसा यहां पे नहीं होता। लिख लो अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख दो,
कि ऐसा यहाँ नहीं है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पहले यहाँ आफ्टर टैक्स ही आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बिफोर टैक्स में। क्लियर है? तो आफ्टर टैक्स क्या आया था? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन 1 माइनस टैक्स। बोलो, ऊपर लिखा हुआ है 10.54%, 1 माइनस 0.5, ठीक है। टैक्स रेट दिया हुआ है 50% यानी 0.5। बोलो कितना आएगा? 10.54, 10.54 ही लो ना, परसेंटेज में निकालना है तो यहां आप इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। 10.54% को 10.54 ही लो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5, तो ये आएगा 21.08 और ये ऑटोमेटिकली परसेंट ही आएगा। इंटू 100 अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेज है, तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। ऐसा है, तो ये आएगा बिफोर टैक्स। लिखो